नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट के लिए जो कि आपका 17 अक्टूबर को पेपर प्रस्तावित है, उसके लिए हम आपको मॉडल पेपर करा रहे हैं। इससे पहले तीसरा हमने मॉडल पेपर देखा था। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे मॉडल पेपर नंबर चौथा। टोटल 50 प्रश्न जो कॉमन पेपर है सभी के लिए 50 प्रश्न वाला, जिसमें 5 प्रश्न रीजनिंग के आते हैं, वो हम जो है वो देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? पहला प्रश्न है मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर मेघालय। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो जो बांग्लादेश है वो भारत का पूर्वी पड़ोसी देश है, जो कि तीन ओर से भारत से जो है वो घिरा हुआ है बांग्लादेश। और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी को स्पर्श करता है। और जो बांग्लादेश है वो आपका डेल्टाई प्रदेश है, वो भी आप याद रख सकते हैं। विश्व के सबसे बड़ी डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है उस पर जो है ये स्थित है। और प्रश्न में जो पूछा गया था उसके आंसर की बात करते हैं तो मणिपुर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। भारत के पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सभी जितने भी मैंने आपको नाम बताए, ये जो है इस देश के पड़ोसी जो है वो राज्य हैं, सीमावर्ती जो है वो राज्य हैं, परंतु जो मणिपुर है वो नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका दूसरा। हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत जो है इनमें से किन नदियों के संगम पर जो है वो है? रावी और व्यास, झेलम और चिनाब, चिनाब और सतलुज या फिर व्यास और सतलुज। आपको बताना है कि हरिके बैराज जो है, जो कि इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत है, वो इनमें से किन नदियों के संगम पर है? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर व्यास और सतलुज जो है वो बिल्कुल सही होगा। सतलुज और व्यास नदी जो है इसके संगम पर आपका निर्मित है हरिके बैराज। और इससे इंदिरा गांधी नहर का उद्गम जो है वो होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये आपका जो राजस्थान है उसकी सिंचाई की दृष्टि से सर्वाधिक आप कह सकते हैं महत्व है इसका। और मुख्य जो नहर है हरिके बैराज, ये आपका रामगढ़ तक जो है वो फैली हुई है। कितने किलोमीटर है? तो 683 जो है वो किलोमीटर। आप इसकी लंबाई को भी जो है वो याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा। दुलहस्ती पावर स्टेशन ये किस नदी पर जो है वो स्थित है? व्यास नदी, चिनाब नदी, रावी नदी या फिर सतलुज नदी। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर जो है वो स्थित है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका चिनाब नदी जो है बिल्कुल सही होगा। चिनाब नदी पर स्थित है। और डोडा जो जिला है उसमें दुलहस्ती परियोजना प्रारंभ करने का जो निर्णय है वो लिया गया था 1982 में। और 1983 का जब टाइम आया था, तब इसकी जो आधारशिला है वो उस समय के प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके द्वारा जो है वो रखी गई थी। और ये जो परियोजना है, इस पर अगर बात करें वास्तविक कार्य कब से प्रारंभ हुआ था, तो 1989 से जो है वो प्रारंभ हो गया था। तो आपका चिनाब नदी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। चौथा प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा राज्य सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब या फिर तमिलनाडु। तो बताइए सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक जो है वो इनमें से कौन सा है? सोयाबीन मैंने बताया भी था शायद, इससे पहले वाले सेट में आया था क्वेश्चन। प्रोटीन का बहुत अच्छा एक स्रोत है। आंसर की बात करते हैं तो आपका मध्य प्रदेश यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका पांचवा है। इनमें से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? हल्दिया, डिगबोई, कोयली या फिर मथुरा। आपको बताना है कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है। आंसर की बात करते हैं तो आपका डिगबोई जो है वो आंसर सही हो जाएगा। काफी बार पूछा जाता है, नाम जरूर जो है वो ध्यान रखिएगा। छठा प्रश्न है आपका। बेलाडीला खान किस खनिज से जो है वो संबंधित है? लौह अयस्क से, कोयला से, मैग्नीज से या फिर अभ्रक से। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। बेलाडीला खान किस खनिज से जो है वो संबंधित है? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो लौह अयस्क आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका सातवां। की सातवां प्रश्न आपका है कि भारत के सीएजी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है वो कार्य करते हैं। आपको बताना है नागरिक स्वतंत्रता जो है उसके संरक्षक के रूप में, या फिर लोक वित्त जो है उसके संरक्षक के रूप में, या फिर सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में, या फिर उपर्युक्त सभी के संरक्षक के रूप में। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर
लोक वित्त संरक्षक के रूप में आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न। और एक चीज यहाँ पर और आप याद रख सकते हैं कि जो भारत के स्वतंत्र नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, इनको स्वतंत्र लेखा परीक्षा जो है उसका कार्य जो है वो सौंपा गया है। और किसमें आता है, तो संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 में जो है इसका वर्णन किया गया है। और साथ ही साथ ये भी आप याद रख सकते हैं कि ये सार्वजनिक जो धन है उसका संरक्षक भी होते हैं और भारत की लेखा परीक्षा और लेखा जो प्रणाली होती है उनका निष्पक्ष प्रधान के रूप में भी होते हैं। आठवां प्रश्न है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, लोकसभा की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के जो है वो बाद। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। आंसर की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद जो है वो की जाती है। तो आपके जो उच्चतम न्यायालय है उनके परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर, मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा जो उच्चतम न्यायालय है उसके प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करता है। और जो न्यायाधीश है आपका कब तक पद पर बना रहता है, जब तक उसकी आयु 65 वर्ष की जो है वो ना हो जाए। किस आर्टिकल में आता है, तो आपका 124 आर्टिकल में जो है वो आता है। नवा प्रश्न आपका, इनमें से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, या फिर स्थानीय निकाय। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो स्थानीय निकाय आपका जो है सही होगा, जिसका चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। बाकी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति ये सभी जो है किसमें आते हैं, निर्वाचन या चुनाव निर्वाचन आयोग कह सकते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। अगर बात करें स्थानीय निकायों की, अगर ये आपका चुनाव निर्वाचन आयोग में नहीं आता है तो किस में आता है, तो जो स्थानीय निकाय हैं इनके लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग होता है, उसके द्वारा इनका जो निर्वाचन है आप कह सकते हैं वो कंप्लीट होता है। 10वां प्रश्न है आपका कि कौन सी समिति है जिसकी अनुशंसा पर देश में पंचायती राज जो है उसको लागू किया गया। उसके प्रमुख के रूप में आपसे पूछा गया है जीवराज मेहता, बलवंत राय मेहता, या फिर श्री मन्नारायण या फिर जगजीवन राम। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका बलवंत राय मेहता बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये आपका। तो बलवंत राय जो सहत मेहता समिति थी इसने ही अपनी रिपोर्ट जो है सौंपी थी। और इस समिति जो है उसी के सिफारिश पर जो पंडित नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला था जिसमें प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो योजना है उसका प्रारंभ किया था, और इसी को हम कहते हैं पंचायती राज। यही प्रश्न में पूछा गया था, पंचायती राज जो है किसकी अनुशंसा पर लागू किया गया था, तो बलवंत राय मेहता समिति आपका ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। और जो समिति इसका गठन कब किया गया था, 1957 में ही आपका गठन कर दिया गया था। 1959 में मैंने बताया राजस्थान के नागौर जिले में जो है वो प्रारंभ कर दिया गया था। 11 नंबर प्रश्न है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये कब जो है वो लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950, 2 अक्टूबर 1952, 1 जून 1975। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन 2 अक्टूबर 1952 बिल्कुल सही होगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये जो है वो लागू किया गया था। 12 नंबर प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है कि इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर जो है वो समाप्त किया था। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहिएगा और लोग साथ शेयर भी अवश्य जो है वो करते रहिएगा। 4 ऑप्शन है, पहला कह रहा है जैन उल आबिदीन, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा ऑप्शन है हुसैन शाह सरकी, और चौथा ऑप्शन है अकबर। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आप क्या कहेंगे कि आपका ऑप्शन, तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो सकता है
क्योंकि जो जजिया कर है वो समाप्त सबसे पहले जैन उल आबिदीन जो है इन्होंने किया था। और हर जगह जो आपको नाम देखने को मिलता है वो अकबर का देखने को मिलता है, तो अकबर भी यहाँ पर जो है वो सही होगा। तो इन दोनों ऑप्शन में से आपका यहाँ पर हम जैन उल अबिदीन जो दे रखा है इसी को ही आंसर जो है वो टिक कर रहे हैं। पर अगर ऑप्शन में आपको अकबर देखने को मिले, बाकी ऑप्शन ना देखने को मिले, तो आपको अकबर को ही जो है वो टिक करना है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 13 नंबर। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो लड़ा गया था 1526, 1761, 1556 या 1857। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो 1761 ईस्वी आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो मराठों और अफगान जो आक्रमणकारी था जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली, उन दोनों की सेनाओं के बीच जो है वो लड़ा गया था। इसमें जो मराठे थे वो हार गए थे। इस चीज को भी आप याद रख सकते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर बी वाला है जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 14 कि महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना जो है वो की गई थी। गोपाल मंडली, श्री नारायण सभा, सत्य शोधक समाज या फिर महाजन सभा। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। सबसे पहले आपको सन ध्यान रखना है 1873 ईस्वी में। इसमें जो ज्योतिबा फूले थी, महात्मा ज्योतिबा फूले थी, जिनका आप नाम किसे जोड़ेंगे, तो सत्य शोधक समाज। सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। सत्य शोधक समाज का मतलब है सत्य को खोजने वाले समाज। इसकी स्थापना जो है वो की थी। उद्देश्य इसका क्या था, समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनको सामाजिक न्याय दिलाना। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 15 नंबर प्रश्न है किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता जो है वो कहा जाता है। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या फिर रामकृष्ण परमहंस। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से ए वाला आपका ऑप्शन राजा राम मोहन राय जो है वो बिल्कुल सही होगा। इन्हीं को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। और ये भी आप कह सकते हैं मानवतावाद के दूत और आधुनिक भारत के पुरखा और पिता, ये भी संज्ञा जो है वो दी जाती है, पर पूछा अधिकतर यही जाता है जो प्रश्न में पूछा गया है। 16 नंबर प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। मुंबई, कोलकाता, नागपुर या फिर दिल्ली। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है वो कहाँ हुआ था। आंसर की बात करते हैं तो मुंबई आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा। कब, तो दिसंबर का जो है वो टाइम 1885 में बम्बई मुंबई जो है इसमें कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, जिसमें टोटल 72 प्रतिनिधि जो है उन्होंने, या उनमें आप कह सकते हैं अंग्रेज भी थे, और अंग्रेज नहीं, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे, और जमींदार थे, व्यापारी वर्ग था, ये सभी लोग जो है वो थे। ये जो अधिवेशन था पहला वाला, इसमें जो मांग रखी गई थी वो थी कि केंद्र और प्रांत जो है उनकी विधान परिषद जो है उनका विस्तार किया जाए, सैनिक जो खर्च है उसमें कटौती की जाए, भारतीय जो प्रशासन है उसकी जांच हेतु एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति की जाए, ये सारी चीजें इसमें थी। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 17 नंबर प्रश्न है किसने विचार व्यक्त किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। बीजी तिलक, दादा भाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स या फिर एडम स्मिथ। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में, सी वाला आपका ऑप्शन कार्ल मार्क्स जो है वो बिल्कुल सही होगा। इन्होंने विचार व्यक्त किया था कि भारत में जो ब्रिटिश आर्थिक नीति है वो घिनौनी है, ये भारत में सामाजिक जो क्रांति है उसका कारण बनेगी, इंग्लैंड को क्रांति संपन्न करने में अनजान आ गया, ये एक औजार है, ये इनका कथन था। तो कार्ल मार्क्स आपका यहाँ पर सही होगा। 18 प्रश्न इनमें से किसने निकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक या फिर मदन मोहन मालवीय। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका दादा भाई नौरोजी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। और दादा भाई नौरोजी जो हैं इनके बारे में एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि ग्रेट गोल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। 19 नंबर प्रश्न है यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। चौखंबा है, बंदरपूछ है, नंदा देवी है या फिर नीलकंठ है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थान है वो है बंदरपूछ। आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा।
अगला प्रश्न 20 है। यहाँ से विज्ञान के आप प्रश्न देख रहे हैं कि लाल रक्त जो कणिकाएं हैं वो मुख्यतः बनती हैं, आपको बताना है यकृत में या फिर गुर्दे में या फिर हृदय में या फिर अस्थि मज्जा में। काफी बार मैंने आपको बताया भी है, इंपॉर्टेंट भी है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो अस्थि मज्जा आपका बिल्कुल सही होगा। जब तक मनुष्य जीवित रहता है उसकी जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है ना वो परिपक्व और नष्ट होती रहती हैं, और जो नई कोशिकाएं होती जन्म लेती रहती हैं। तो जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं वो 4 महीने तक आपकी जीवित रहती हैं, और दिन में भी आता है इन्हीं का पीरियड, वो भी मैंने बताया। और जो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है वो आप ध्यान रखिएगा कि जो रक्त कोशिकाएं हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, इनका निर्माण अस्थि मज्जा जो है में होता है, और लसिका और प्लीहा ये भी नाम साथ में ध्यान रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न है, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता जिसको हम बीओडी कहते हैं एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। आपको बताना है चलिए वातावरण में, मृदा में, वायु में या फिर सभी में, कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन जलीय वातावरण जो है बिल्कुल सही होगा। जो शुद्ध जल होता है ना उसमें जो घुली ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो आपकी लगभग होती है 8 से लेकर के 10 मिली प्रति ग्राम ली, और या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मिली ग्राम प्रति लीटर, ये ज़्यादा तरीका सही होगा। ला जो है इसमें बड़ी की मात्रा लगेगी। तो ये जो आपका मान है ना, इसी को हम कहते हैं जैविक ऑक्सीजन मांग। ये पौधों और जो जंतु हैं उनके लिए उपयोगी होता है। और जब जैसे जल में कोई चीज़ विषैले पदार्थ हैं या फिर कह सकते हैं रासायनिक तत्व हैं, प्रदूषणकारी रासायनिक तत्व, उनका विसर्जन कर दिया जाता है, तो जो जलाशय हैं उनकी में जो जल में घुली ऑक्सीजन होती है ना वो धीरे धीरे उसकी जो मात्रा होती है वो घटने लगती है। और जल में जो घुली ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है तो जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा के 4 मिलीग्राम में प्रति लीटर से कम होने पर जो जल है उसको हम प्रदूषण की कैटेगरी में जो है वो रखते हैं। तो वही आपका होता है बीओडी। 22 नंबर प्रश्न है आपका, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत जो है वो किसका है। ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का या फिर हाइड्रोजन का। बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर है, यानी कि नाइट्रोजन जो है वो बिल्कुल सही होगा। सबसे ज़्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन का होता है, मैंने काफ़ी बार ये बताया भी है। नाइट्रोजन का जो परसेंट है वो 78.09 लगभग इतना परसेंट आपको देखने को मिलता है। ऑक्सीजन का जो है 20.95 देखने को मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका आपको देखने को मिलता है 0.03% में। यही सब आपके परसेंट हैं। अगला देखते हैं 23, वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसके सभी जिले राज्य की राजधानी से फाइबर ऑप्टिकल जो नेटवर्क हैं उनके द्वारा जुड़े हुए हैं। चार ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तराखंड। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका इन चारों ऑप्शन में से आंध्र प्रदेश जो है बिल्कुल सही होगा, जिसकी सभी जिले आप कह सकते हैं राज्य की जो राजधानी है उससे फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क के द्वारा जुड़े हुए हैं। सही क्रम आपको बताना है, सी राजगोपालचारी योजना, वेबल योजना, माउंटबेटन योजना और कैबिनेट मिशन योजना। इनका सही क्रम जो है वो क्या होगा। नीचे ऑप्शन भी दे रखे हैं 1 2 3 4 और सारे अलग अलग करके। तो सबसे पहले क्रम जान लेते हैं। जो सी गोपालचारी योजना है इसका जो टाइम है वो कितना है, 1944 ईस्वी। फिर वेबल योजना की बात करें तो ये आपका 1945 ईस्वी। माउंट मिशन योजना आपका 1946 1946 ईस्वी। कैबिनेट मिशन योजना आपका 1947 ईस्वी। यानी कि क्रम ऑलरेडी दे रखा है। आंसर आपका यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा। आपका आंसर, एक चीज यहाँ पर देखिए, तो कैबिनेट मिशन 1946 में है ना, ये ऊपर होगा ये नीचे होगा। एक चीज इसको यहाँ पर करेक्ट कर देते हैं। जो माउंटबेटन योजना है ये आपकी 1947 ईस्वी में आई थी। इससे पहले कैबिनेट मिशन आ गया तो ये 1946 जो है वो होगा। ये तरीका जो है आपका सही होगा क्रम का। तो आप देखेंगे तो 1 2 और बाद में 4 3 इस टाइप से आपका क्रम जो है वो चलेगा। 1 2 4 3 वाला यहाँ पर सी वाला ऑप्शन है, ये आपका जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले सी राजगोपालचारी योजना 1944 ईस्वी।
वेवेल योजना 1945 ईस्वी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 ईस्वी और सबसे लास्ट में माउंटबेटन योजना 1947 ईस्वी। 25 प्रश्न है, देव समाज का संस्थापक इनमें से कौन था? वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिव नारायण अग्निहोत्री या फिर रामकृष्ण परमहंस। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में, सी वाला आपका ऑप्शन शिव नारायण अग्निहोत्री जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है आपका, इनमें से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा जो है वो स्थित है? रूप कुंड, हेम कुंड, तारा कुंड, ब्रह्मा कुंड। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो हेम कुंड आपका जो है वो सही होगा। चमौली जो है वो जिला लगता है, चमौली जिले के बद्रीनाथ जो है उसके समीप स्थित है आपका हेमकुंड। ये आपका जो प्रश्न में पूछा गया है सिख गुरुद्वारा, वो भी जो है वो ध्यान रखिएगा। जो सिखों के 10वें गुरु थे जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने पूर्व जन्म में इस स्थान पर घोर तपस्या की थी। इसीलिए जो सिख हैं उनके द्वारा हेमकुंड की जो झील है उसको अपना मान सरोवर सरोवर जो है वो मानते हैं, और इसी झील के किनारे गुरुद्वारा भी जो है वो स्थित है। 27 प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर करण सिंह, डॉक्टर मोंटेक सिंह। आहलूवालिया इसका इनका पूरा नाम है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने जो है वो किया था? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो बिल्कुल सही होगा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और इनकी ग्रामीण शहरी जो अंतर है उसको दूर करने, संतुलित जो सामाजिक आर्थिक विकास है वो प्राप्त करने, इन सभी के संदर्भ में जो इनकी संकल्पना थी वो यहाँ पर पूछी गई थी। अगला प्रश्न आपका 28 है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यही वो प्रश्न था जो मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा था आपसे। लगभग सभी ने सही आंसर दिया था। उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा, कहाँ जो है वो स्थित था। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन बिहार जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में जो है वो स्थित था। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर जो है उनका निर्माण किसने जो है वो कराया था? नरसिंह वर्मन ने, समुद्रगुप्त ने, हर्ष ने या फिर पुलकेशिन द्वितीय ने। बताइए इनमें से कौन सा जो है सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नरसिंह वर्मन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। और जो मामल्ल शैली है पूछी जाती है, उसका विकास नरसिंह वर्मन जो प्रथम थे वो आपको याद रखना है, महामल्ल जो काल है उसमें जो है वो हुआ था। इसके अंतर्गत दो प्रकार के स्मारक बने थे, मंडप और एकात्मक मंदिर, जिनको रथ भी जो है वो कहा जाता है। और जो भी यहाँ पर जो है आपके स्मारक जो है वो निर्मित है वो सभी जो महाबलीपुरम है, जिसे हम मामल्लपुर भी कह सकते हैं, इसी में जो है वो विद्यमान है। रथ अथवा एकात्मक मंदिर बहुत पूछे जाते हैं। उनका जो निर्माण हुआ था वो कठोर चट्टानों को काटकर जो है वो किया गया था। 30 प्रश्न, अभिनव बिंद्रा जो है वो किस खेल से संबंधित है? पोलो, गोल्फ, निशानेबाजी या फिर बैडमिंटन। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो निशानेबाजी आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। भारत के निशानेबाजी में जो अभिनव बिंद्रा है, इन्होंने जो बीजिंग ओलंपिक हुए थे उसके 10 मीटर एयर राइफल जो स्पर्धा हुई थी उसमें इन्होंने 700.5 अंक हासिल किए थे, और उसके साथ इनको गोल्ड मेडल जो है वो मिला था। स्वर्ण पदक जिन्होंने जीता था, तो आप ध्यान रख सकते हैं इनका नाम। 31 प्रश्न है, इनमें से किसे जो है वो दक्षिण गंगोत्री के नाम से भी जाना जाता है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल, वह स्थान जहां से पेरियार नदी उत्तर की तरफ बहती है, भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र या फिर केरल में रॉकेट छोड़ने का केंद्र। कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो सी वाला आपका ऑप्शन भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र जो है वो सही होगा। और जो आपका अंटार्कटिक है वो विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अकेला ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं वीरान है। और साथ ही साथ ये जो महाद्वीप है इसको आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है। इसी कारण इसको श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अंटार्कटिक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो उनका नाम था रामचरण जी। तो रामचरण जी जो थे ये 1960 ईस्वी जो है उसमें जो है वो पहुंचे थे। 1960 ईस्वी में पहुंचे थे।
और 1981 ईस्वी से यहाँ प्रतिवर्ष भारतीयों का अभियान जो है वो दल आने लगा था। भारत ने क्या किया, ये जो महाद्वीप था इस पर जिस प्रकार का वहाँ पर मौसम है, पर्यावरण है, जीवाश्म है, इन सभी का वैज्ञानिक परीक्षण शुरू कर दिया और वहाँ पर एक स्थायी रूप से मानव युक्त केंद्र बना लिया और उस केंद्र का नाम था दक्षिण गंगोत्री। 1987 जब सम आपका आया 1987 में जो भारतीय शोध केंद्र है मैत्री, उसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री ये दो नाम ध्यान रखिएगा। 32 नंबर प्रश्न है, पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र लुनोज किस राज्य में जो है वो स्थित है। लास्ट में अपना स्कोर अवश्य बताया करिए कि टोटल कितने प्रश्न में से कितने आपने जो है वो सही किए। टोटल 50 प्रश्न हम देखेंगे, 50 में से कितने प्रश्न सही रहे अपना स्कोर अवश्य बताइएगा और लोग साथ वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि सभी लोग वीडियो की प्रश्नों की प्रैक्टिस जो है वो कर सकें। और लाइक तो सभी लोग कर दीजिएगा, आपके लिए इतनी सारी मेहनत की जाती है, एक लाइक तो आपका बनता ही है। चलिए बात करते हैं आंसर की, तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर गुजरात जो है वो बिल्कुल सही होगा। खंबात या जो लुनोज क्षेत्र है ये बड़ौदरा से 60 किलोमीटर पश्चिम में जो वाड़सर है उसमें जो है वो स्थित है। यहाँ खोज कार्य कब से प्रारंभ हो गया था, तो 1958 से 1958 ईस्वी से जो है ये कार्य खोज का यहाँ पर प्रारंभ हो गया था। इसके अलावा जो असम है ये भी आपका देश का सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन तेल क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। मुंबई हाई जो है ये भी आपका एक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है और यहाँ से कुल पूरे देश का आप कह सकते हैं 60% खनिज तेल की आपूर्ति जो है वो देखने को मिलती है। अगला देखते हैं आपका 33 प्रश्न, इनमें से कौन सा स्थल चित्रकला के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। अजंता, भीमबेटका, बाग या फिर अमरावती। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा, कौन सा स्थल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। आंसर की बात करते हैं तो भीमबेटका आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है आपकी भोपाल, वहां से 40 किलोमीटर दक्षिण में जब आप जाएंगे तो पड़ता है आपका भीमबेटका नामक एक पहाड़ी स्थल। यहीं पर है आपका भीमबेटका। ये जो पहाड़ी है इस पर ऊंची चट्टानों की एक श्रृंखला खड़ी है। यहाँ पर करीब 500 गुफाओं में शैल चित्रों का आप कहेंगे दृश्य जो है वो देखने को मिलता है। जो विद्वान है उनका ऐसा मानना है कि लगभग 8000 ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक के यहाँ पर चित्र देखने को मिलते हैं। अगला 34 प्रश्न है, भारत के राज्यों में राज्य वित्त निगम जो है उनमें मुख्य रूप से जिनके विकास के लिए सहायता दी है वे जो है इनमें कौन है। कृषि फार्म, कुटीर उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग या फिर मध्यम और छोटे पैमाने के उद्योग। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर मध्यम और छोटे पैमाने के उद्योग जो है सही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 35 कि नरसिम्हम समिति किससे संबंधित है। भूमि सुधार से, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से, श्रम सुधार से या फिर कृषि सुधार से। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो बी वाला आपका ऑप्शन बैंकिंग सुधार या बैंकिंग क्षेत्र में सुधार जो है उससे संबंधित है आपका नरसिम्हम समिति। अगला प्रश्न आपका 36 में से नाबार्ड का मुख्यालय जो है वो कहाँ है। नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, जयपुर। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा भी जाता है। तो आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन मुंबई जो है वो बिल्कुल सही होगा। हिंदी में नाम इसका क्या है, तो हिंदी में नाम है आपका इसका राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। हिंदी में नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में नाबार्ड की जगह इस टाइप से भी लिखा देखने को मिल सकता है। और इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म होती है, तो फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जब इंग्लिश में पूछी जाए तो ये होती है इसकी फुल फॉर्म। कब इसका जो निर्माण है वो हुआ था, तो 12 जुलाई 1982 सन आप ध्यान रखिएगा इसका, 12 जुलाई 1982 में जो है ये स्टैब्लिश्ड हुई थी। अगला देखते हैं आपका 37 प्रश्न, सूर्य से उत्पन्न जो ऊर्जा है उसका स्रोत जो है वो क्या है। नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय संलयन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है या फिर सेरेनकोव प्रभाव है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर नाभिकीय संलयन जो है वो सही होगा। सूर्य से उत्पन्न जो ऊर्जा है उसका स्रोत पूछा बहुत जाता है। नाभिकीय विखंडन और संलयन में कंफ्यूजन होती है, तो संलयन होता है आपका, ये चीज ध्यान रखिएगा। सूर्य और ब्रह्मांड के जो अन्य तारे हैं उनकी ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो होता है नाभिकीय संलयन। सूर्य का जो अधिकांश भाग होता है वो हाइड्रोजन गैस होती है, कितना 71 जो है वो परसेंट, और हीलियम होती है आपकी 26 जो है वो परसेंट।
और सूर्य के केंद्र का जो टेम्परेचर होता है वो अगर आपसे पूछा जाए तो लगभग 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। इतना ज़्यादा ताप होता है कि हाइड्रोजन जो नाभिक होते हैं, उनका जो संलयन है वो हीलियम नाभिक में जो है वो होता रहता है, जिससे बहुत अधिक मात्रा में टेम्परेचर भी है आपका और जो प्रकाश ऊर्जा है वो भी जो है उत्पन्न होती है। 38 प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है बैंगनी, लाल, नीला या फिर हरा। बताइए इनमें से कौन-सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका लाल प्रकाश जो है ऑप्शन बी वाला जो है वो बिल्कुल सही होगा। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश के रूप में आपका लाल प्रकाश हो जाएगा। 39 प्रश्न है आपका कि सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो आपको बताना है कि कौन सा राज्य जो है वो है। केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो बिहार आपका जब जनसंख्या घनत्व की बात होगी तो पहले नंबर पे आता है। आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। और नॉर्मली सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सभी को पता है। 40 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर जो है वो लगाता है, यानी कि जो सबसे नजदीक होगा वही सबसे कम चक्कर लगाएगा, समय लेगा। तो बताइए इनमें से बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, शनि में कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो सबसे पहले आता है बुध, फिर आता है शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, इस टाइप से क्रम चलता है। तो जो आपका बुध ग्रह है ये सूर्य के सर्वाधिक नजदीक ग्रह है, सबसे अधिक गर्म है, सर्वाधिक छोटा है। 88 दिन में आपका जो है ये चक्कर लगाता है, सूर्य की परिक्रमा कर लेता है 88 दिन में, ये भी ध्यान रखिएगा। 41 प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। पहला कथन कह रहा है जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है, अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, शीत कटिबंध उभय गोलार्धों ध्रुवीय वृत्त और ध्रुवों के बीच स्थित है। और चौथा कह रहा है जेट वायु धाराएं ऊंचाई की हवाएं हैं जो कि धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं। तो आपको बताना है कथन कौन सा यहाँ पर सही है। आंसर की बात करते हैं, बी वाला आपका यहाँ पर सही होगा। अधिकतर तापमान जो है, अधिकतम तापमान की जो मेखला है वो विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। अगला देखते हैं आपका 42 प्रश्न। ग्लोबीय तापमान के संदर्भ में कुछ कथन दे रखे हैं और नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है सही जो है यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आपका कह रहा है ग्लोबीय जो तापमान है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको। ग्लोबीय जो तापमान है उसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की चोटियों के पिघलने से समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी। बिल्कुल सही है आपका। यदि ग्लोबीय तापमान के वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो सन 2070 ईस्वी तक समुद्र की सतह 1 मीटर बढ़ना संभव है। ये क्वेश्चन शायद पहले भी आ चुका है। विश्व के समस्त मूंगे डूब जाएंगे। कुछ पॉइंट अच्छा इसमें नए हैं, बाकी पुराने भी थे। तीसरा भी सही है और चौथा, ये संभावना है कि 2044 तक फिजी डूब जाएगा, ये भी था आपका, ये भी सही है। इस वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा, यानी कि आंसर आपका 1, 2, 3, 4 जो है, चारों ही आपके बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है 43। इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र क्षेत्र जो है उस पर फैला हुआ है। मरुस्थलीय, घास के मैदान, पर्वतीय या फिर सामुद्रिक। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो सामुद्रिक आपका सही होगा। पृथ्वी का जो कुल क्षेत्रफल है उसका लगभग 70.78% जल है और 29.22% जो है वो स्थल है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि स्थल के 2 गुने से अधिक क्षेत्रफल पर सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो फैला हुआ है। डी वाला आपका आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला 44 प्रश्न। इनमें से कौन सा मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है। अम्लीय, क्षारीय, जलोढ़ या रेगुर। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका अम्लीय जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, जो मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है। 45 प्रश्न आपका कथन कारण से संबंधित। कथन कह रहा है भारत में नगरीकरण और जो औद्योगिकीकरण है उसकी वृद्धि के साथ साथ जो अपराध हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कारण इसका दिया गया है कि औद्योगिक नगरीय जो व्यवस्था है परिवार और सांस्कृतिक अव्यवस्था के कारण है, ये इसका कारण दिया गया है। आपको बताना ये है कि इन दोनों में, यानी कि कथन और कारण में जो है वो सही जो है वो कौन सा है। दोनों सही हैं और सही व्याख्या है, दोनों सही हैं, सही व्याख्या नहीं है, ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही, इस टाइप से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो आप क्या कहेंगे, सही भी दोनों हैं और जो व्याख्या है वो भी जो है आपकी बिल्कुल सही है। तो ए वाला ही यहाँ पर जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 46। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ
नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस ये जो है वो स्थित कहाँ है? पुणे में है, लखनऊ में है, हैदराबाद में है या फिर बेंगलुरु में है? बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन-सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन ए वाला यहाँ पर यानी कि पुणे जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है? तो पुणे में जो है वो स्थित है। 47 प्रश्न है, यहाँ पर से रीज़निंग आपकी स्टार्ट हो रही है। वैसे तो 5 प्रश्न आते हैं पर यहाँ पर 3 ही दे रखे हैं। पेपर में कुछ ऐसा फिक्स नहीं है पर रीज़निंग आपको आनी चाहिए। तो आपको शब्दकोश दे रखे हैं, सक्सीड इस टाइप से सफल इस इनको आपको क्या करना है? अरेंज करना है। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज करना है। तो इन बताइए इन चारों में सबसे पहले कौन-सा आएगा? तो एसयू देखें तो लगभग सब में पर इसमें एच है, तो एबीसीडीईएफजी एच पहले आता है, यानी कि जो 2 नंबर है ये सबसे पहले आएगा, तो सी वाला ऑप्शन कट जाएगा। अब इन तीनों में देख लीजिए, तो यू तो दोनों में ही कॉमन है। तीसरे वाले में देखिए यहाँ पर सी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है, तो बी पहले आएगा, ये आपको कन्फर्म हो गया, यानी 3 या 4 में कोई पहले आएगा। अब कौन आएगा उसके लिए अगला लेटर देखिए, टी यहाँ दे रखा है, यहाँ पर डब्ल्यू दे रखा है, तो पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू होता है ना, तो टी पहले आता है, यानी दूसरे नंबर पे आपका 3 आएगा, तो 2 के बाद 3 किसमें है? इसमें है और बाकी किसी में नहीं है। तो आंसर भी आपका ए वाला सही होगा, बाकी ऑप्शन आप भले चेक ना करें। और अपनी सियोरिटी के लिए चेक कर लेना चाहिए। तो सबसे चेक करने की वैसे आवश्यकता नहीं भी है क्योंकि इन दोनों में आपको पता चल गया ये आया तो इसके बाद ज़ाहिर-सी बात है यही आएगा इन दोनों में और मतलब से लास्ट में जो बचा वो आएगा तो 2, 3, 4, 1 तो वैसे भी हो जाएगा। 48 प्रश्न दिए गए एक विशेष पद्धति के आधार पर बिना हल किए गए समीकरण का सही उत्तर आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले इसको देखिए, यहाँ पर 2 दे रखा है, प्लस 3 है, प्लस 6 है, प्लस 7 है और इसका मान 9 के बराबर दे रखा है। ऐसे 12, 13, 16, 17, 99 के बराबर दे रखा है, तो इसका मान आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या ज़रूरी है कि इसका मान 9 के बराबर आएगा कैसे, वो आपको देखना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो जोड़ेंगे, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 आपका क्या आया? 18 आया। यहाँ पर क्या है? 7 है, तो 8 1 में घटा सकते हैं, 7 आ सकता है। पर इसके लिए यहाँ भी चेक करना पड़ेगा पर यहाँ तो 99 है, पर आपको यहाँ फिर भी जोड़ना पड़ेगा ताकि आप पता लगा सकें कि क्या पैटर्न जो है वो फ़ॉलो हो रहा है। तो 12, 13, 16, 17 टोटल सभी को जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर आपका आएगा 58। अब यहाँ पर देखिए तो 5 और 8 जो है, इसको अगर आप घटाएँगे तो 99 तक तो बिल्कुल नहीं पहुँचेंगे। और यहाँ पर 18 से सीधे 9 आया है। और एक चीज़ अगर आप और भी नोटिस करेंगे तो यहाँ पर 9 दे रखा है, यहाँ पर 9, 9 दे रखा है। क्या ऑप्शन भी कुछ इस अकॉर्डिंग है? तो 9, 9, 9 बिल्कुल आपका है। तो आप इस चीज़ को भी फ़ॉलो कर सकते हैं कि जितनी आप इनको जोड़िए भी ना, जितनी 1 अंकों वाली संख्या है उनको जोड़ने पर आपका 9 आ रहा है। जितनी 2 अंकों वाली संख्या है उनको जोड़ने पर डबल 9 आ रहा है। तो ऐसे 3 अंकों की अगर संख्याएँ जोड़ेंगे तो 9, 9, 9 आपका 999 आ जाएगा। इस टाइप से आपका ए वाला आंसर हो जाएगा। आपको मेन क्या है? पैटर्न ढूँढना होता है कि क्या चीज़ वहाँ पर फ़ॉलो कर रही है। देखते हैं हमारा अगला 49 प्रश्न, लुप्त संख्या आपको छाँटनी है। केएलएमएन, पीओएनएम और इस टाइप से अनुपात भी है, समानुपात है, एचआईजेके जो है अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। तो के से पी किस टाइप से आएगा? के से पी अगर देखेंगे तो अपोज़िट होता है। ट्रिक आपको याद हो तो मैंने इससे पहले बताया है, के से कमला, पी से पसंद, कमला पसंद इस टाइप से केपी याद रख सकते हैं, ये अपोज़िट की ट्रिक होती है। LOV लव आप लिखेंगे, इसमें क्या होता है? L का अपोज़िट O होता है, V का E होता है। तो L का देखिए O लिखा हुआ है, तो आपका यहाँ पर है, बिल्कुल। और यहाँ पर M का जो है अपोज़िट N होता है, N का अपोज़िट M होता है, तो सामने लिखा हुआ है। तो ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको अपोज़िट दिए हुए हैं। अब आपको HIJK जो है, इनके भी अपोज़िट जो है वो लिख लेने हैं। तो H का अपोज़िट क्या होता है? तो इसकी भी एक ट्रिक होती है, H के लिए सर्ट G होती है। सर्ट आप लिखते हैं SHIRT और जे होता है शायद रुकिए देखते हैं। देखिए एस का अपोजिट जो है वो एच होता है, तो एच यहाँ पर पूछा है, तो एच का अपोजिट क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। तो देखिए बी वाले ऑप्शन में ही है केवल, आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन चेक करने की भी आवश्यकता नहीं क्योंकि एस किसी और में है ही नहीं। और ये जे नहीं जी होता है, सर्ट जी होता है, हाँ, ये ट्रिक होती है। आई का अपोजिट आर, टी का अपोजिट जी, ये अपोजिट की ट्रिक होती है। बाकी ज़रूरी नहीं इतनी ट्रिक याद करें, आप डायरेक्ट भी जो अपोजिट है वो निकाल सकते हैं। जैसे आई है, इसकी अपोजिट देखिए यहीं से हम देख रहे हैं आई की अपोजिट आर है, तो ये वाला देखिए एच आई लिखा था, आई का अपोजिट क्या है? आर है। ऐसे जे देखिए इसका अपोजिट क्यू होता है, ऐसे के का पी बताया था हमने, कमला पसंद के पी ऐसे आप याद रख सकते हैं। ये सभी अपोजिट जो है वो होते हैं, तो पी वाला आंसर यहाँ हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न और
इस प्रश्न को देखने के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। इस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। प्रश्न 50 कह रहा है एबीसी और डी सही दर्पण आपको बताना है। ये जो आकृति दे रखी है, ये जो एरो दे रखा है, इसके लिए कौन सी उत्तर आकृति जो है वो आएगी, ये आपको जो है यहाँ पर छांटना है। और ये लिखा है दर्पण प्रतिबिंब। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कब दर्पण लिख रहा है या कब जो है आपको पानी में प्रतिबिंब भी देखने को कह दिया जाता है, उसी अकॉर्डिंग आपको लिखना होता है। तो किस टाइप से होगा, अगर दर्पण आप लगाएंगे तो एरो अगर उधर देख रहा है तो जब सामने दर्पण ही तो लगेगा, इस टाइप से दर्पण लगेगा आपका। तो इसके जस्ट इधर आपका क्या आएगा, इस चीज को इमेजिन कीजिए। ये जब एरो ऐसे है, जब इस दर्पण में आएगा तो ऐसे हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा। इस चीज को समझ गए होंगे आप। तो इस टाइप का एरो यहाँ आएगा और ये जो एरो बना हुआ है इस टाइप से हमारा बन जाएगा। ये वाला जो है ये नीचे की ओर है, तो जब ये इधर साइड आएगा तो ये इधर आ जाएगा। इस टाइप से ये बनेगा कुछ इस टाइप से। देखिए किस ऑप्शन में है, डी वाले में है। नहीं, डी नहीं, आपका सी वाले में। ये तो ऊपर इसके बीच से जा रहा है ना, ये वाला सी वाला जो है, ये आपका जो है इसका सही हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं इसका ये जो है वो मिरर इमेज है। तो सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। 50 में से कितने प्रश्न सही हुए आपके, अपना स्कोर भी अवश्य जो है वो वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि पहला लोकपाल जो बिल है वो भारत की संसद में कब जो है वो प्रस्तुत किया गया था। ए ऑप्शन है 1971 में, बी ऑप्शन है 1967 में, सी ऑप्शन है 1972 में और डी ऑप्शन है 1968 में। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आज छोड़ में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जो प्रश्न पूछा है इसके आंसर के साथ। लाइव टाइमिंग शाम के 8 बजे की है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।